हेलो स्टूडेंट्स, देवगंगा की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास तक हम हमारे चैप्टर अल्कोहल, फिनोल और ईथर के अंदर अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म यानी अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे थे और हम दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑलरेडी सीख चुके थे। पहली तो सीख चुके थे कि अल्कोहल का निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और दूसरी सीख चुके थे अल्कोहल का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। इन दोनों रिएक्शन के अंदर कुछ छोटी छोटी सी बातें रह गई थी जो हम आज कवर कर लेते हैं। तो पहले तो हमने लास्ट क्लास जो अल्कोहल का पहले तो हमने लास्ट क्लास जो अल्कोहल का ऑक्सीकरण पढ़ा था उसके अंदर एक छोटी सी बात रह गई थी, वो ये रह गई थी कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण MnO2 द्वारा भी किया जा सकता है। मतलब लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था अल्कोहल का ऑक्सीकरण, उसके अंदर हमने ये बात सीखी थी कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण का उत्पाद अल्डिहाइड कीटोन बनेगा या कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये दो बातों पे निर्भर करता है कि हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक कौन सा है, प्रबल ऑक्सीकारक है या दुर्बल ऑक्सीकारक है, और दूसरा हमारे पास अल्कोहल का प्रकार कौन सा है, 1 डिग्री अल्कोहल यानी प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है। तो उसी के अंदर एक बात रह गई थी, वो ये रह गई थी कि MnO2 द्वारा भी अल्कोहल का ऑक्सीकरण हो जाता है, लेकिन ये केवल और केवल एलाइलिक अल्कोहल और बेंजाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करता है। MnO2 अल्कोहल का ऑक्सीकरण करता है, लेकिन किस अल्कोहल का ऑक्सीकरण करता है? केवल और केवल बेंजाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करता है और एलाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करता है। तो ये है हमारे पास एलाइलिक अल्कोहल, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 OH। ये है हमारे पास एलाइलिक अल्कोहल, या इसको हम एलाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। तो एलाइल अल्कोहल के अंदर अगर हम MnO2 डालेंगे तो ये इसको चेंज कर देगा एल्डिहाइड के अंदर। तो ये एलाइल अल्कोहल को उठाएगा और सीधा इसको चेंज कर देगा अल्कोहल के अंदर। अगेन जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में बात करी थी, वही सेम बात इस क्लास के अंदर भी है। जितने कार्बन का ये एलाइल अल्कोहल है उतने ही कार्बन का हमको रिजल्ट में क्या मिलने वाला है, एल्डिहाइड मिलने वाला है। उसी तरीके से जितने कार्बन का हम बेंजाइल अल्कोहल लेंगे उतने ही कार्बन का हमको एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। ध्यान रखना है, MnO2 केवल और केवल किसका ऑक्सीकरण करेगा, एलाइल अल्कोहल का और बेंजाइल अल्कोहल का। तो जब ये एलाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेगा तो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड, और जब ये बेंजाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेगा तो ये है हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल। बेंजीन की रिंग के ऊपर CH2OH, ये है हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल। अगर हम इसके अंदर MnO2 डालते हैं तो ये इसको बेंजल्डिहाइड के अंदर परिवर्तित कर देगा, ये इसको चेंज कर देगा बेंजल्डिहाइड के अंदर। हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल था, बेंजीन की रिंग के ऊपर CH2OH। अगर हम MnO2 की मदद से इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये ऑक्सीकरण हो जाएगा और रिजल्ट में हमको बेंजाइल अल्कोहल से बेंजल्डिहाइड मिलेगा। उसी तरीके से अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार का बेंजाइल अल्कोहल होता, अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार का बेंजाइल अल्कोहल होता, यहाँ पर तो कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन थे, हम कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन रहने दें, OH तो आना ही है, पर एक हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर लगा दें CH3, तो ये भी हमारे लिए बेंजाइल अल्कोहल है। इस बेंजाइल अल्कोहल का अगर हम MnO2 की मदद से ऑक्सीकरण कराएंगे तो रिजल्ट में हमको देखने को मिलेगा कीटोन। तो यहाँ रिजल्ट में हमको देखने को मिलेगा कीटोन, और इसका नाम है
फिनोन। तो ये एक बात लास्ट वाले लेक्चर के अंदर रह गई थी जहां हम अल्कोहल का ऑक्सीकरण पढ़ रहे थे। अल्कोहल का ऑक्सीकरण MnO2 द्वारा भी हो सकता है, लेकिन MnO2 सिर्फ दो ही प्रकार के अल्कोहल का ऑक्सीकरण करता है। पहला तो करता है एलाइलिक अल्कोहल का, और एलाइलिक अल्कोहल को ये काय में परिवर्तित कर देगा, एल्डिहाइड के अंदर परिवर्तित कर देगा। और दूसरा बेंजाइलिक अल्कोहल, अगर बेंजाइल अल्कोहल यानी बेंजाइलिक अल्कोहल होगा तो ये इससे बेंजाल्डिहाइड भी बना सकता है जो कि एल्डिहाइड फैमिली का सदस्य है, और उससे ये कीटोन भी, एसीटोफिनोन भी बना सकता है जो कि एक कीटोन फैमिली का सदस्य है। तो ये एक छोटी सी बात जो पिछले वाले लेक्चर के अंदर, ऑक्सीकरण वाले लेक्चर के अंदर रह गई थी। एक और छोटी सी बात जो अल्कोहल के निर्जलीकरण के अंदर रह गई थी वो ये थी कि अगर हम अल्कोहल का निर्जलीकरण कराते हैं, यानी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कराते हैं हम, तो अगर हमें याद हो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर हम, अगर हमें याद हो कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर हमने पढ़ा था कि यदि अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन तापमान के ऊपर गर्म किया जाता है तो अल्कोहल के एक अणु में से जल का अणु बाहर निकलता है और एल्कीन बनता है। तो इस रिएक्शन को अगर हम दोबारा से रिपीट करें या रिवाइज करें तो यह था कि हमारे पास अल्कोहल था CH2, समझाने के लिए आपको ऐसे लिख लेते हैं H, और एक था हमारे पास CH2OH। अगर हम इसको सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन के ऊपर गर्म करते हैं तो अल्कोहल के एक अणु में से जल का अणु बाहर निकलेगा और रिजल्ट में हमको देखने को मिलेगा अल्कीन। ये एक बॉन्ड इस वाले कार्बन ने तोड़ा, एक बॉन्ड इस वाले कार्बन ने तोड़ा, और दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये वाली रिएक्शन, और इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट बात थी कि यहाँ पर क्या क्या होता है, कार्बन धनायन बनते हैं या नहीं बनते हैं, रिएक्शन का मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि क्या होती है, हम लास्ट लेक्चर के अंदर भी सीख चुके थे। आज जो हमें नई बात सीखनी, जो हम वहां पर रह गई थी, वो ये थी कि हम सांद्र H2SO4 की जगह Al2O3 यानी एल्यूमिना का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसी रिएक्शन के अंदर CH2H सिंगल बॉन्ड CH2OH सांद्र H2SO4 की जगह Al2O3 जिसको हम एल्यूमिना बोलते हैं, एल्यूमिना का इस्तेमाल करते हैं तो हमें तापमान रखना पड़ेगा कुछ 350 डिग्री सेल्सियस। रिएक्शन सेम टू सेम होने वाली है। जो रिजल्ट ऊपर वाली रिएक्शन के अंदर पड़ा था, जो रिजल्ट ऊपर वाली रिएक्शन में बना था, वो के वही उत्पाद नीचे वाली रिएक्शन में भी बढ़ने वाले हैं। लेकिन फर्क इतना है कि ऊपर हमने सांद्र H2SO4 को निर्जली कारक के रूप में इस्तेमाल किया था। निर्जली कारक मतलब ऐसा पदार्थ, ऐसा सब्सटेंस जो हमें जल निकालने में मदद करता है। तो ऊपर वाली रिएक्शन के अंदर हमने निर्जली कारक लिया था H2SO4 को, और यहाँ पर जो हमने निर्जली कारक लिया है वो लिया है Al2O3 यानी एल्यूमिना लिया है। और यहाँ पर जो तापमान था वो था 443 केल्विन यानी 443 केल्विन, और नीचे वाली रिएक्शन के अंदर जो तापमान है वो है 350 डिग्री सेल्सियस, 350 डिग्री सेल्सियस। रिएक्शन सेम टू सेम प्रोसीड होने वाली है। यहाँ से एक जल का अणु बाहर निकल जाएगा और जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगी एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। ऊपर वाली रिएक्शन के बारे में हम पिछले लेक्चर्स के अंदर ठीक से बात कर चुके हैं। नीचे वाली रिएक्शन के अंदर कुछ काम की बातें हमें ध्यान रखनी है। नीचे वाली रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको ध्यान रखने हैं, ठीक। तो नीचे वाली रिएक्शन जब हम अल्कोहल का निर्जलीकरण Al2O3 यानी कि एल्यूमिना की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें अल्कोहल को 350 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करना रहता है। इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस रिएक्शन के अंदर कार्ब धनायन नहीं बनते, कार्बो कैटायन नहीं बनते, पहली इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर बच्चों इस रिएक्शन के अंदर कार्बोकैटायन नहीं बनेंगे, अगर इस रिएक्शन के अंदर कार्बोकैटायन नहीं बनेंगे तो यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अगर आपको पिछला वाला लेक्चर ध्यान हो, जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब हमने इस रिएक्शन का अभिक्रिया की क्रियाविधि चेक करी थी तो वहां पे कार्बन के धनायन बन रहे थे,
जब भी कार्बन के धनायन बनते हैं तो अगर रीअरेंजमेंट यानी पुनर्विन्यास पॉसिबल होता है तो जरूर होता है, लेकिन Al2O3 की उपस्थिति के अंदर कोई कार्बन के धनायन नहीं बनते हैं। दूसरी बात, ऊपर वाली रिएक्शन के अंदर एक से ज्यादा एल्कीन बनने के चांसेस के अंदर सेटजेफ का नियम लग रहा था, यहाँ पर भी सेम टू सेम बात होगी, यहाँ पर भी सेटजेफ का नियम का पालन होगा। या तो इसको सेटजेफ का नियम बोलते हैं या कभी कभी इसको जेटसेव का नियम भी बोलते हैं। ठीक, तो सेटजेफ का नियम लागू होने वाला है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बात नीचे वाली रिएक्शन के अंदर ध्यान रखनी। बहुत इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अगर हम अल्कोहल का निर्जलीकरण Al2O3 की उपस्थिति में कराते हैं, यानी हम निर्जली कारक के रूप में Al2O3 को लेते हैं, तो कोई कार्बन के धनायन नहीं बनेंगे। हाँ, सेटजेफ का नियम यहाँ पर भी लगेगा। सेटजेफ का नियम क्या कहता है, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी सीखा था, यदि विलोपन अभिक्रिया के अंदर एक से अधिक एल्कीन बनने के चांसेस हों तो वो एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजनों की संख्याएं अधिक होती हैं। तो ये दो बातें थी जो पिछले लेक्चर के अंदर रह गई थी, जिसको हमने आज कवर कर लिया। आज जो हमें हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करना है वो ये करना है फिनोल के। तो आज जो हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, हम आज फिनोल भैया को पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं फिनोल के बारे में पढ़ने वाले। हम एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म को कंप्लीट कर चुके हैं। हम अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म को कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम जो स्टार्ट करने वाले हमारा नया टॉपिक वो है फिनोल। क्या होता है फिनोल? एरोमेटिक एल्कोहल को फिनोल कहते हैं। मतलब हमारे पास कोई एरोमेटिक रिंग होगी जिसको हम AR से दर्शाते हैं। इस AR के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ होगा, इसी को हम क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। और मोस्ट कॉमनली तो ये जो एरोमेटिक रिंग होती है, मोस्ट कॉमनली ये जो एरोमेटिक रिंग होती है ये बेंजीन की ही रिंग होती है, यानी C6H5। यानी अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर कोई OH लगा हुआ है तो इसी भाई को हम क्या कहते हैं? फिनोल कहते हैं। ठीक, फिनोल के कुछ हम जनरल नेमिंग यानी IUPAC टर्म पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फिनोल बनाने की विधियों के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम फिनोल के कुछ जनरल नेमिंग की बात करें तो इसको तो फिनोल कहते ही हैं, लेकिन अगर एक ही बेंजीन की रिंग के ऊपर दो दो OH ग्रुप आ जाए तो इसका नाम होता है कैटेकॉल। अगर एक ही बेंजीन की रिंग के ऊपर दो दो OH कुछ इस तरीके से आते हैं, इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। और अगर एक ही बेंजीन की रिंग के ऊपर दो दो OH कुछ इस तरीके से आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं बेंजो क्यूनॉल। एक ये कुछ जनरल नेमिंग है फिनोल की कि अगर एक ही बेंजीन की रिंग के ऊपर दो दो OH कुछ इस तरीके से आए फर्स्ट सेकंड पोजीशन के ऊपर तो कैटेकॉल, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे आया तो रिसोर्सिनॉल, और फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन के ऊपर आ रहे हैं तो इसको बोलते हैं बेंजो क्यूनॉल। ठीक, उसी तरीके से फिनोल के साथ अगर CH3 लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं क्रीसोल। इसको बोलते हैं क्रीसोल। अगर फिनोल के रिस्पेक्ट में बात की जाए, फिनोल यानी इस OH के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो OH के रिस्पेक्ट के अंदर ये पोजीशन होती है ऑर्थो पोजीशन। ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि इस पोजीशन के हिसाब से, या फिर इसको हटा करके अपन यहां बना लेते हैं। इसको हटा करके अपन यहां बना लेते हैं OH। इस OH के रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन तो होती है ऑर्थो, ये वाली पोजीशन होती है मेटा, ये वाली पोजीशन होती है पैरा। और अगेन वापस से इधर चलो, अगेन वापस से इस तरफ चलो तो इसके जस्ट पास वाली पोजीशन तो होती है ऑर्थो,
अगेन ये होती है मेटा, और वापस लास्ट वाली क्या होती है, पैरा। मतलब बेंजीन की रिंग के ऊपर अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ, मतलब कोई भी सब्सटेंस को जुड़ा हुआ है, तो उसके रिस्पेक्ट में जस्ट उसके पास वाली जो पोजीशन होती है वो तो होती है ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो के पास वाली जो पोजीशन होती है वो मेटा पोजीशन होती है, और मेटा के जस्ट बाद वाली जो पोजीशन होती है वो पैरा पोजीशन होती है। तो अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो इस CH3 की जो पोजीशन है वो OH के ऑर्थो के ऊपर है, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्थोक्रिसोल। क्या बोलने वाले हैं हम इसको, ऑर्थोक्रिसोल बोलने वाले हैं। एक उसी तरीके से ये जो क्रिसो CH3 है ये इसकी मेटा पोजीशन के ऊपर भी आ सकता है, मतलब ये OH के साथ इसकी मेटा पोजीशन पर आ जाएगा। तो जब CH3 OH के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन के ऊपर लगा रहेगा तो इसको हम बोलेंगे मेटा क्रिसोल। और उसी तरीके से अगर ये OH, अगर ये CH3 OH के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं पैरा क्रिसोल। मतलब ये जो मिथाइल ग्रुप है CH3, अगर ये CH3 फिनॉल के ऊपर लगा हुआ है तो इसको क्रिसोल बोलते हैं। अगर ऑर्थो पोजीशन के ऊपर लगा रहेगा तो ऑर्थो क्रिसोल, पैरा पोजीशन के ऊपर लगा रहेगा तो पैरा क्रिसोल, और अगर सॉरी पैरा क्रिसोल, और अगर मेटा पोजीशन के ऊपर लगा रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, मेटा क्रिसोल बोलेंगे। तो ये कुछ जनरल नेमिंग थी फिनोल की, और आगे अगर कोई फिनोल की नेमिंग आती रहेगी तो हम उसको वहीं पढ़ लेंगे। तो अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फिनोल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि किस किस रासायनिक अभिक्रियाओं के थ्रू हम फिनोल को बना सकते हैं। तो हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, फिनोल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिनोल बनाने की विधियां। फिनोल बनाने की विधियां, किन किन विधियों से हम फिनोल को बना सकते हैं। तो चलिए फिनोल बनाने की विधियों के बारे में पढ़ते हैं। तो फिनोल बनाने की जो सबसे नंबर 1 यार पहली विधि है वो है डाउस प्रोसेस। जो सबसे पहली विधि है हमारे पास वो है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस में क्या है, हमारे पास एक एराइल हैलाइड है, और यहाँ पर एराइल हैलाइड का एग्जांपल ले रहे हैं हम क्लोरोबेंजीन। डाउस प्रोसेस के अंदर हमारे पास एराइल हैलाइड है। क्या होता है एराइल हैलाइड, बेंजीन की रिंग के ऊपर कोई हेलोजन जुड़ा हुआ होगा, वो हेलोजन क्या हो सकता है, वो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया है वो क्लोरीन का लिया है। तो हमारे पास एक एराइल हैलाइड यानी कि क्लोरोबेंजीन रखा हुआ है। हम इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ करा रहे हैं। हम इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ करा रहे हैं। तो जैसे हम इसकी रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ कराएंगे तो इस रिएक्शन के अंदर NaOH का तो H और ये वाला Cl, NaOH का H और ये वाला Cl HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और रिजल्ट में जो हमारे पास आएगा वो आएगा सोडियम फिनोक्साइड आयन। मतलब बेंजीन की रिंग के ऊपर O, बेंजीन की रिंग के ऊपर O, Na जाकर के जुड़ जाएगा। इसका नाम है सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड। फिर सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन तनु HCl के साथ कराएंगे तो तनु HCl इसको परिवर्तित कर देगा फिनॉल के अंदर। तो ये हमारा फिनॉल बन के तैयार है। क्या करना है हमको, हमको सबसे पहले हेलो एल्केन यानी एराइल हैलाइड की रिएक्शन इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ करानी है। एक्वस NaOH के साथ कराने पर हमारे पास सोडियम फिनोक्साइड आयन बनेगा। इस सोडियम फिनोक्साइड आयन का हमें एसिडिफिकेशन यानी अम्लीकरण करा देना है, यानी सीधी सिंपल सी बात किसी अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया करा देनी है, तो ये इसको फिनोल के अंदर परिवर्तित कर देगा। हमें इस रिएक्शन के अंदर थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि ये हेलोअरीन की SN अभिक्रिया है, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है।
ठीक। और हेलो एल्कीन यानी एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड यानी बेंजीन की रिंग के ऊपर कोई हेलोजन। तो एराइल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील नहीं होते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये हेलो एरीन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही है, और हेलो एरीन यानी क्लोरोबेंजीन इस अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील नहीं होता है। तो इसको क्रियाशील बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उच्च तो तापमान का इस्तेमाल करते हैं और उच्च ही दाब का इस्तेमाल करते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर हमने 623 केल्विन, इस रिएक्शन के अंदर हमने 623 केल्विन तो ताप और 300 एटीएम दाब का इस्तेमाल किया है। अगर किसी बच्चे ने एग्जाम के अंदर, बोर्ड की एग्जाम के अंदर ये दो कंडीशन नहीं लिखी तो उसकी रिएक्शन को गलत माना जाएगा, क्योंकि हेलो एल्कीन यानी क्लोरोबेंजीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति अधिक क्रियाशील नहीं होते हैं। इनको क्रियाशील बनाने के लिए उच्च तापमान और उच्च दाब का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन है जिससे हमें क्लोरोबेंजीन से क्या मिला है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन मिला है। ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन तभी बनेगा जब हम 623 केल्विन ताप पर 300 एटीएम दाब पर क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जलीय NaOH के साथ कराएंगे। पहले बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड आयन की अभिक्रिया किसी भी एसिड के साथ करा दो, जैसे डाइल्यूट HCl के साथ करा दो, तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें फिनॉल दे देगा। बात आती है समझ के अंदर। नेक्स्ट रिएक्शन ये थी हमारे पास डाउस विधि कि किस तरीके से हम हेलो एरीन से क्या बना सकते हैं, फिनोल बना सकते हैं। जो सेकंड नंबर की रिएक्शन है हमारे पास, सेकंड नंबर की हमारे पास जो रिएक्शन है वो है कि हम क्यूमीन से, क्यूमीन द्वारा क्या बनाने वाले हैं, फिनोल बनाने वाले हैं। क्यूमीन को हम काय में परिवर्तित करने वाले हैं, फिनोल के अंदर परिवर्तित करने वाले। तो सबसे पहले हम यही सीख लेते हैं क्यूमीन कैसे बनता है। अगर हम बेंजीन का एसिलीकरण कराएं, ये बेंजीन है, और अगर हम बेंजीन की रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड OCl से कराएं, तो ये अभिक्रिया एनहाइड्रस यानी निर्जली AlCl3 की उपस्थिति में होती है। यह अभिक्रिया निर्जली AlCl3 की उपस्थिति में होती है। और यहाँ पर हम ये वाला पार्ट ना लेकर के, क्योंकि हमें क्यूमीन बनाना है, तो हम ये ना लेकर के इसकी रिएक्शन कराने वाले हैं CH3 Cl और यहाँ पर H। इससे हम एनहाइड्रस AlCl3 यानी निर्जली AlCl3 की उपस्थिति के अंदर हमारे इस यौगिक से बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे। तो रिएक्शन क्या होने वाली है, बेंजीन के हर कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन लगा हुआ रहता है। लाइन डायग्राम के अंदर हम हाइड्रोजन को शो नहीं करते, तो यहाँ बेंजीन के हर कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन लगा हुआ होगा। तो हम रिएक्शन को समझने के लिए बेंजीन के इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन को शो कर देते कि भैया यहाँ बेंजीन के हर कार्बन के ऊपर, बेंजीन के हर कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन लगा हुआ रहता है। लेकिन सिंस यहाँ पे हमने बेंजीन का लाइन डायग्राम बनाया था, तो लाइन डायग्राम के अंदर हम हाइड्रोजन को नहीं दर्शाते हैं। रिएक्शन को समझने के लिए हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन को दर्शा रहे हैं। तो बेंजीन के इस वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन लगी हुई है, तो बेंजीन के इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन और इसका ये Cl मिलकर के क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। और ये पूरा का पूरा ग्रुप, ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ से निकल के कहाँ पे जुड़ जाएगा, बेंजीन की इसी पोजीशन के ऊपर आकर के जुड़ जाएगा। तो यहाँ से रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, यहाँ से HCl बाहर निकला और ये पूरा ग्रुप बेंजीन की रिंग के ऊपर आकर के इस तरीके से जुड़ गया। तो ये बेंजीन की रिंग थी, इस बेंजीन की रिंग की इस पोजीशन से क्या गया, इस वाली पोजीशन से क्या गया, एक हाइड्रोजन गया। और उस हाइड्रोजन की जगह आकर के कौन लगा, ये बीच वाला, ये वाला कार्बन आकर के लगा है, ये बीच वाला कार्बन आकर के लगा। तो ये बीच वाला कार्बन आकर के लगा, इस कार्बन से एक तो जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, ऊपर क्या जुड़ा हुआ है इससे, हाइड्रोजन। तो ये तो जुड़ा हुआ है भैया इस कार्बन से हाइड्रोजन, ये इस कार्बन से दो CH3 जुड़े हुए हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। तो इस कार्बन से एक CH3 तो जुड़ा हुआ है ऊपर, ये रहा, और एक CH3 जुड़ा हुआ है नीचे, ये रहा। इसका नाम है आइसो प्रोपाइल बेंजीन।
एक ही कार्बन पर दो CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक ही कार्बन पर दो CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, ऐसे समूह को आइसो कहते हैं। 3 कार्बन के लिए इसको प्रोपाइल कहा गया है। तो ये जो ऊपर वाला समूह हमने लगा रखा है यहाँ पर, ये जो ऊपर वाला समूह हमने यहाँ पे लगा रखा है, ये तो आइसोप्रोपाइल समूह है, और सिंस ये बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पूरे यौगिक का नाम क्या पड़ गया? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और इसी को हम बड़े ही प्यार से या नफरत से क्या कहते हैं? क्यूमीन। नफरत से कहना है तो इसको नफरत से कहते हैं ना कि तू क्यूमीन है, ठीक। तो ये है हमारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको हम क्यूमीन बोलते हैं। ये बनाया हमने क्यूमीन। अभी हमको बनाना क्यूमीन से अल्कोहल है। अभी तो हमने सिर्फ ये सीखा है कि क्यूमीन कैसे बनता है। अब हम क्यूमीन को परिवर्तित करेंगे फिनॉल के अंदर। तो क्यूमीन को फिनॉल में परिवर्तित करने का तरीका यह है कि क्यूमीन की रिएक्शन आप कराओ ऑक्सीजन से, और ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा किसकी उपस्थिति के अंदर? HNu, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर करेगा। क्यूमीन को उठाओ, क्यूमीन की रिएक्शन किससे कराओ? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से करा दो किसकी उपस्थिति के अंदर? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर। तो ये कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनाएगा जिसको हम पर ऑक्साइड बोलते हैं। ये ऑक्सीजन क्या करेगी भाई? ई वाली ये जो ऑक्सीजन है, इस हाइड्रोजन को तो करेगी साइड के अंदर और खुद जाकर के यहाँ चिपक जाएगी। ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को हटाएगी कि भाई हटो, थोड़ा थोड़ा साइड दो, और जाकर के कहाँ चिपक जाएगी? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में चली जाएगी। तो ऊपर वाला CH3 ऐसा का ऐसा ही, पड़ोस वाला CH3 ऐसा का ऐसा ही, इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को किया साइड में और खुद आकर के यहाँ जुड़ गई, और कुछ इस तरीके का पदार्थ बना। ये बना हमारे पास पर ऑक्साइड। इसको पर ऑक्साइड इसलिए बोलते हैं, ऐसा कोई सा भी यौगिक जिसके अंदर ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन सिंगल बंध आता है। दुनिया का कोई सा भी यौगिक, ये ही नहीं, दुनिया का कोई सा भी यौगिक जिसके अंदर ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन सिंगल बंध आता है उसको पर ऑक्साइड बोलते हैं। तो इसके अंदर भी भैया ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन क्या आया है? सिंगल बंध आया है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? पर ऑक्साइड बोलेंगे। तो ये पर ऑक्साइड बना। इस पर ऑक्साइड के अंदर अब हमको डालना है अम्ल की उपस्थिति के अंदर पानी। तो जैसे ही हम यहाँ पर अम्ल की उपस्थिति के अंदर पानी डालेंगे तो हमारा फिनोल बनकर के तैयार हो जाएगा। क्या होगा? जैसे ही हम इसके अंदर अम्ल की उपस्थिति के अंदर पानी डालेंगे तो ये वाला बॉन्ड तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, और यहां से ये निकल करके इसके ऊपर आकर के चिपक जाएगा, ठीक। क्या हो रहा है यहाँ पर भाई? ये वाला बॉन्ड तो जाकर के इससे जुड़ जाएगा और C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और ये वाला बंध निकल के, मतलब ये ऑक्सीजन निकल के डायरेक्ट आके किससे जुड़ जाएगा? इससे जुड़ जाएगा। तो एक तो हमारे पास बन जाएगा जो हम चाहते थे, फिनॉल। एक तो हमारे पास बन गया जो हम चाहते थे, फिनॉल। और साथ में यहाँ पर एक सह उत्पाद बनेगा, और सह उत्पाद के रूप में हमारे पास बनने वाला है एसीटोन CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये तो हमारे पास क्या बना? फिनॉल। और ये हमारे पास क्या बना? एसीटोन। तो इस तरीके से हम किससे? क्यूमीन से क्या बना सकते हैं? फिनॉल बना सकते हैं। क्या किया हमने? सबसे पहले हमने बेंजीन का एसिलीकरण कराया, और बेंजीन के एसाइलेशन से हमने क्या बनाया? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको हम क्या कहते हैं? क्यूमीन। क्यूमीन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर, तो हमें मिला परऑक्साइड। परऑक्साइड के अंदर हमने परऑक्साइड के अंदर हमने क्या डाला? अम्ल की उपस्थिति के अंदर पानी डाला। तो यहाँ से ये वाला बंध इधर गया, एसीटोन बना, और ये पूरा का पूरा OH आकर के इस बेंजीन के रिंग के ऊपर जुड़ गया, और हमारे पास क्या बन गया? फिनॉल बन गया। तो ये थी फिनॉल बनाने की दूसरी विधि कि कैसे हम क्यूमीन से या कहें बेंजीन से क्या बना सकते हैं? फिनॉल बना सकते हैं। तीसरे नंबर की जो विधि है जिससे हम फिनॉल बना सकते हैं वो है एनिलीन द्वारा। एनिलीन द्वारा हम किस तरीके से फिनॉल बना सकते हैं? तो एनिलीन क्या होता है? बेंजीन की रिंग के ऊपर, बेंजीन की रिंग के ऊपर NH2 समूह जुड़ा रहता है। इसी को हम प्यार से, नफरत से, गुस्से से, धीरे से, जोर से क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं।
ठीक। तो ये एनिलीन का हम डाईएजोटीकरण कराएंगे। क्या कराएंगे? डाईएजोटाइजेशन कराएंगे। वो कैसे कराएंगे डाईएजोटाइजेशन? अगर हम एनिलीन की रिएक्शन अगर हम एनिलीन की रिएक्शन कराएं भैया, एनिलीन की रिएक्शन हम कराएं, या तो करा दें NaNO2 प्लस HCl, या NaNO2 HCl की जगह सिर्फ HNO2 भी लिखा हुआ आ सकता है। तो एरो पर NaNO2 भी लिखा हुआ आ सकता है, NaNO2 के साथ HCl, मतलब एरो के ऊपर NaNO2 के साथ HCl भी लिखा हुआ आ सकता है, या फिर एरो के ऊपर हम HNO2 यानी नाइट्रस अम्ल भी ले सकते हैं। एक्चुअली रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन तो ये नाइट्रस अम्ल यानी HNO2 ही करने वाला है। तो क्या होता है, NaNO2 और HCl की अभिक्रिया से बनता HNO2 ही है। NaNO2 और HCl जब आपस में मिलते हैं तो बनता HNO2 ही है, लेकिन कई बार रिएक्शन में HNO2 की जगह NaNO2 प्लस HCl भी लिखा हुआ आ सकता है। तो दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। रिएक्शन कोल्ड यानी ठंडे के अंदर होती है, कम तापमान के अंदर होती है। रिएक्शन का तापमान आपको रखना है 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ना है। तो जब हम एनिलीन की अभिक्रिया HNO2 के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के अंदर कराते हैं तो ये हमें एक उत्पाद बना के देता है जिसको हम बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ये बना के देता है हमें बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, और इसको हम शॉर्ट में BDC, इसको हम शॉर्ट के अंदर BDC भी कहते हैं। तो ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बना। अब हमको कुछ भी नहीं करना, सादा सिंपल सा काम है। इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को, इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को आप क्या करो, जल की उपस्थिति के अंदर हीट कर दो। ठीक, सिंपल पानी के अंदर इसको थोड़ा सा वार्म कर दो। ठीक, पानी में डालो, थोड़ा सा गर्म कर दो। तो जैसे हम पानी जल की उपस्थिति में इसको थोड़ा सा वार्म करेंगे तो जो हम चाहते थे वही मिलेगा। यहाँ से एक तो निकलेगी N2 गैस, एक निकलेगा HCl, और हमारा आपका सबका फिनोल बनके तैयार हो जाए। तो इस तरीके से हम एनिलीन से, या फिर ये कहें बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से क्या बना सकते हैं, फिनोल बना सकते हैं। बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिलेगा, N2 गैस, और साथ में क्या मिलेगा, HCl मिलेगा। ये जो अभिक्रिया हुई है एनिलीन से BDC, एनिलीन से बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनाने की, ये जो अभिक्रिया है यहां से यहां तक की ये जो अभिक्रिया है इसको बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन। इस अभिक्रिया का नाम है डाईएजोटाइजेशन, या हिंदी में, प्रॉपर हिंदी में लिख रहे हैं तो इसको प्रॉपर हिंदी में लिखें डाईएजोटीकरण। इसको बोलते हैं डाईएजोटी, इसको बोलते हैं डाईएजोटीकरण, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बच्चों डाईएजोटाइजेशन। तो ये थी हमारे पास फिनोल बनाने की तीसरी विधि, जिसमें हमने एनिलीन का इस्तेमाल करके पहले क्या बनाया, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, और उस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को क्या में परिवर्तित कर दिया, फिनोल के अंदर परिवर्तित कर दिया। फोर्थ नंबर की जो हमारे पास रिएक्शन है, फोर्थ नंबर की हमारे पास रिएक्शन है, हम फिनोल को बनाने वाले हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड द्वारा। क्या बना, किससे बनाने वाले हैं हम, बेंजीन सल्फोनिक, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल एसिड द्वारा। तो सबसे पहले तो भाई यही सीख लेते हैं कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनेगा। हमारे पास बेंजीन है, इस बेंजीन को, इस बेंजीन की रिएक्शन या तो ओलियम के साथ करा दो, ओलियम होता है H2S2O7, देखो, या तो बेंजीन की रिएक्शन ओलियम के साथ करा दो, या फिर बेंजीन की रिएक्शन करा दो फ्यूम्स ऑफ
H2SO4। तो या तो फ्यूम्स ऑफ H2SO4 के साथ बेंजीन की रिएक्शन करा दो, या फिर आप बेंजीन की रिएक्शन सीधा साधा किससे करा दो, ओलियम से करा दो, H2S2O7। तो बेंजीन एक कंपाउंड बनाता है, इसी कंपाउंड को हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये कंपाउंड बनाएगा, इसी कंपाउंड को बच्चों कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन NaOH के साथ कराओ। तो जैसे हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे तो ये अम्ल है, ये क्षार है। सबसे पहले अम्ल और क्षार वाली अभिक्रिया होगी, और जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं लवण और जल। तो जैसे ही अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ से तो OH और यहाँ से H, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल के क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। और रिजल्ट में हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा ये वाला, कि बेंजीन की रिंग के ऊपर SO3H था, उस SO3H की जगह अब SO3Na आ चुका है। तो इस SO3H की जगह SO3Na आ चुका है। अब दोबारा से क्या करें, दोबारा से इसकी रिएक्शन वापस NaOH के साथ कराओ, और फर्स्ट तो NaOH के साथ कराओ और सेकंड इसके अंदर अम्ल की उपस्थिति में पानी डाल दो। तो जैसे हम इसकी रिएक्शन दोबारा से NaOH के साथ कराएंगे और अम्ल की उपस्थिति के अंदर पानी डाल देंगे तो डायरेक्टली हमको क्या बना करके दे देगा, फिनोल बना करके दे देगा। तो डायरेक्टली यहाँ से क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बेंजीन की रिएक्शन ओलियम से या फ्यूम्स ऑफ H2SO4 से कराई। इसने हमको एक उत्पाद बना के दिया जिसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये जो बना है इसी को बोलते हैं हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन हमने NaOH के साथ कराई, तो ये अम्ल है और ये क्षार है, तो अम्ल और क्षार वाली अभिक्रिया होगी और जल निकलेगा और यहाँ पर ये लवण बनेगा। अब हम इसकी रिएक्शन दोबारा से NaOH के साथ कराएंगे, और NaOH के साथ कराने के बाद अम्ल की उपस्थिति के अंदर इसके अंदर क्या डाल देंगे, जल डाल देंगे। NaOH से दोबारा अभिक्रिया कराने के बाद अम्ल की उपस्थिति के अंदर इसके अंदर जल डाल देंगे, तो डायरेक्टली हमको क्या बना करके दे देगा, फिनोल बना करके दे देगा। तो ये थी चौथी रिएक्शन कि कैसे हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से क्या बना सकते हैं, फिनोल बना सकते हैं। पांचवी रिएक्शन फिनोल बनाने की वो है विकार्बो ऑक्सिलीकरण की अभिक्रिया। जो पांचवी रिएक्शन है जिससे फिनोल बनेगा उसको बोलते हैं विकार्बो ऑक्सिलीकरण, या इसको बहुत फेमसली इस नाम से भी जाना जाता है सोडा लाइम विधि। इसको ये भी बोला जाता है सोडा लाइम विधि। इस विधि में होता क्या है, पहले हम समझ लेते हैं नॉर्मल तरीके से कि अगर हमारे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हम उस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर NaOH के साथ कराएं तो भाई अम्ल की आदत होती है किससे भी क्रिया करने की, क्षार की। तो ये देगा H, ये देगा OH, क्या बनेगा, एक तो बनेगा H2O और साथ में बनेगा लवण यानी RCOO। हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड की दुनिया का कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड उठाओ, उसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराओ, ये अम्ल है, ये क्षार है, अम्ल और क्षार वाली अभिक्रिया होगी, लवण और जल बनेगा। अब ये जो RCOONA बचा है, ये जो RCOONA बना है, इसकी रिएक्शन करा दो सोडा लाइम से, यानी NaOH के साथ तो रिएक्शन करा दो, और CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उत्प्रेरक की तरह काम करेगा। तो ये जो मिश्रण है, ये जो मिश्रण है NaOH और CaO का, ये जो मिश्रण तैयार हुआ है इसको बोलते हैं सोडा लाइम। तो ये तो है लाइम, ये है सोडा, और इस टुगेदरली इसको क्या बोलते हैं, सोडा लाइम बोलते हैं। तो यहाँ पर सोडा लाइम से अभिक्रिया करानी है, तो सोडा लाइम के अंदर NaOH तो अभिक्रिया के अंदर भाग लेता है, और ये जो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है आपका, ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, इसलिए इस विधि का नाम सोडा लाइम विधि पड़ा है। तो जैसे हम इसकी रिएक्शन सोडा लाइम से कराएंगे तो यहाँ से जो उत्पाद निकलेगा ये निकलेगा Na2CO3, ये पूरा का पूरा यहाँ से निकल जाएगा Na2CO3।
तो यहां से Na2CO3 बाहर निकल जाएगा और ये वाला जो H है, ये जाकर के जुड़ जाएगा इस R से, ये वाला H डायरेक्टली जाकर के जुड़ जाएगा इस R से। तो जो उत्पाद बनेगा, मुख्य उत्पाद, वो बनेगा एल्केन, R के साथ H, ये बनेगा हमारे पास एल्केन। तो ये थी हमारे पास नॉर्मल सोडा लाइम वाली विधि। ठीक, नॉर्मल सोडा लाइम वाली विधि, यहां से हमने Na2CO3 निकाला और यहाँ पर एल्केन बनाया। अब हम क्या करेंगे, हमको फिनोल बनाना है। तो अगर हमें फिनोल बनाना है तो हम सैलिसिलिक एसिड लेंगे, सैलिसिलिक एसिड का विकार्बोक्सिलीकरण करा देंगे, यानी सैलिसिलिक एसिड की अभिक्रिया सोडा लाइम से करा देंगे। तो हम चलो नेक्स्ट पेज के ऊपर देख लेते हैं कि हमारे पास सैलिसिलिक एसिड है। क्या होता है भाई सैलिसिलिक एसिड? सैलिसिलिक एसिड होता है बेंजीन की रिंग के ऊपर OH और साथ में जुड़ा हुआ है COOH। ये है हमारे पास सैलिसिलिक अम्ल, जिसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन हम कराने वाले हैं NaOH के साथ। तो जैसे ही हम सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे तो भैया ये है अम्ल और ये है क्षार। सैलिसिलिक एसिड के पास ये जो COOH का ग्रुप है, ये तो है अम्ल, और ये NaOH, ये क्या है हमारे पास क्षार। तो यहाँ से निकलेगा H, यहाँ से निकलेगा OH और क्या बना लेगा, जल। तो जो हमारे पास उत्पाद बन के तैयार होगा वो कुछ इस तरीके का नजर आएगा। ऊपर OH लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है COO और साथ में क्या आ जाएगा Na। अब क्या करो, इसकी रिएक्शन सोडा लाइम के साथ करा दो। तो जैसे आप इसकी रिएक्शन सोडा लाइम के साथ कराओगे तो भाई NaOH के साथ तो अभिक्रिया होनी है और एरो के ऊपर आपका कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा, उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा। सोडा लाइम NaOH और CaO का मिश्रण, जिसके अंदर NaOH तो क्या करेगा, अभिक्रिया के अंदर भाग लेगा और CaO उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा, जैसा कि पिछली रिएक्शन के अंदर हुआ था, जैसा कि यहाँ पर हुआ था। Na2CO3 बाहर निकला था और ये H जाकर के यहाँ पर चिपक गया था। सेम यहाँ पर भी यही काम करना है, यहाँ से Na2CO3 को बाहर निकालना है। तो यहाँ से भैया Na2CO3 बाहर निकल जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन जो दिख रहा है आपको, ये वाला हाइड्रोजन जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये भैया जी बेंजीन की इस पोजीशन पे जाकर के जुड़ जाने वाले हैं। ये जो हाइड्रोजन अकेला दिख रहा है ये बेंजीन की इस पोजीशन पे जाकर के जुड़ जाएगा और ये हमारा सैलिसिलिक एसिड से क्या बनके तैयार हो जाएगा, फिनोल बनके तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया सैलिसिलिक एसिड से फिनोल। ये बन गया। तो ये फिनोल बनाने की 5 विधि थी। हमने 5 मेथड पढ़ी जिससे हमने फिनोल बनाया। तो पहली मेथड कौन सी थी? पहली मेथड थी फिनोल बनाने की डाउस विधि, डाउस प्रोसेस, जिसमें हमने हेलो एरीन को लिया था और उसको फिनोल के अंदर चेंज किया था। इस रिएक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि रिएक्शन 643 केल्विन तापमान और 300 ATM दाब के ऊपर होगी, क्योंकि हेलो एरीन यानी क्लोरोबेंजीन जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं और उसको अधिक क्रियाशील बनाने के लिए ये ताप और दाब लिखना जरूरी होता है। दूसरी जो विधि थी हमारे पास वो थी डाउस विधि के बाद जो दूसरी विधि पढ़ी थी हमने, क्यूमीन से क्या बनाया था, फिनोल बनाया था। तो क्यूमीन से फिनोल बनाने से पहले हमने ये सीखा था कि क्यूमीन कैसे बनता है। बेंजीन की रिएक्शन इस सब्सटेंस से, इस पदार्थ से कराइए और वो भी एनहाइड्रस यानी निर्जली AlCl3 की उपस्थिति के अंदर, तो हमें मिलेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन ही क्या कहलाता है, क्यूमीन। क्यूमीन की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ कराओ, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर। ये एक परोक्साइड बनाएगा और इस परोक्साइड के अंदर अम्ल की उपस्थिति के अंदर जल डाल दो तो हमें फिनोल बना के दे देगा और साथ में क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा। थर्ड नंबर की जो रिएक्शन थी वो ये थी एनिलीन से द्वारा। तो पहले एनिलीन का डाई एजोटीकरण कराया। एनिलीन के डाई एजोटीकरण से हमें मिला बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को सीधी सिंपल तरीके से जल के साथ थोड़ा सा गर्म कर दिया। जैसे हमने इसको जल के साथ थोड़ा सा गर्म किया तो हमको फिनोल मिल गया। नेक्स्ट जो हमने रिएक्शन देखी थी वो देखी थी बेंजीन सल्फोनिक एसिड द्वारा कैसे हम फिनोल बना सकते हैं। तो पहले बेंजीन की रिएक्शन फ्यूम्स ऑफ H2SO4 या ओलियम से कराएंगे तो हमें मिलेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन NaOH के साथ कराओ। बेंजीन सल्फोनिक एसिड एक अम्ल है, NaOH एक क्षार है, अम्ल और क्षार वाली अभिक्रिया होगी और यहाँ पे लवण बनेगा। फिर इसकी रिएक्शन पहले तो करा दो NaOH के साथ
और दोबारा वापस इसके अंदर अम्ल की उपस्थिति के अंदर H2O डाल दो तो ये हमारा फिनॉल बना के तैयार हो जाएगा। तीसरी विधि जो पांचवी विधि जो हमने देखी थी वो देखी थी सोडा लाइम विधि की। सोडा लाइम विधि से हम किस तरीके से क्या बना सकते हैं, फिनॉल बना। तो फिनॉल बनाने के लिए हमको सोडा लाइम से किसकी अभिक्रिया करानी पड़ेगी, हमें सैलिसिलिक एसिड की अभिक्रिया किससे करानी पड़ेगी, सोडा लाइम से करानी पड़ेगी, तब हमें क्या मिलेगा, फिनॉल मिलेगा। तो ये थी फिनॉल बनाने की रासायनिक विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कवर करेंगे फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म को, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल को। आपको वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।